स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के लिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समय 3 घंटा 70 अंक का पेपर। ये सब वही का वही पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, मैंने ये वीडियो ये सेकंड पार्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प इस प्रकार से रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके इस प्रकार से पूरे प्रश्न हो जाते हैं, आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं। यहाँ से सही जोड़ी मैंने इनके आंसर आपको बता दिए हैं पार्ट फर्स्ट में, आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये सभी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो पार्ट फर्स्ट का वीडियो जरूर देख लेना। चलिए, अब इसके आगे के जो प्रश्न है वो हमें सॉल्व करने हैं, और इसके आगे के जो प्रश्न है मैं एक एक करके आपको बताते चलता हूँ। चलिए, इसके आंसर हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखिए साइक्लोस्पोरेन ए, यहाँ तक मैंने बता दिया था किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 से देखना है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इनकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। 2 अंक का प्रश्न है। अथवा में क्राई प्रोटीन क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो इसका आंसर लिखिए, प्लाज्मिड क्या होता है, इसका आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोगिता भी पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका देख लीजिए, प्लाज्मिड हो जाएगा, और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसकी उपयोगिता इस प्रकार से इसमें समझा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, क्राई प्रोटीन क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन पे आपको देखिए क्राई प्रोटीन किस प्रकार से लिखना है, यहाँ से देख सकते हैं क्राई प्रोटीन क्या होता है। इस प्रकार से इसका आंसर देखिए, क्राई प्रोटीन जीवाणु बेसिलस थुरिनजेनेसिस यानी बीटी, जो बीटी कॉटन होता है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस द्वारा उत्पादित क्रिस्टलीय प्रोटीन होता है, जो कीटों के लिए विष का कार्य करती है, ठीक है। क्राई प्रोटीन का निर्माण क्राई जीन द्वारा होता है। तो इसको पूरा इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आपको पूरा समझा देना है। तो इस प्रकार से क्राई प्रोटीन आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए कि यहाँ स्वपरागण परपरागण में अंतर यहाँ से हो जाते हैं। तीनों अंतर 4 अंतर हैं, आप 3 कोई अच्छे से कर लेना, ठीक है। 4 कर लेना, क्योंकि 4 नंबर में हो सकता आ जाए। वैसे इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का नहीं आएगा, इसमें से 3 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो स्वपरागण परपरागण में इस प्रकार से अंतर आप देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाना है। इसमें प्रश्न अथवा वाला है, शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा इसको समझाना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर चलिए देख लेते हैं, शुक्राणु जनन किस प्रकार से होता है और इसका आपको रेखा चित्र द्वारा समझाना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। ये रहा, देखिए शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे शुक्राणु जनन, हेडिंग डालेंगे। पहली इसकी अवस्था होती है गुणन प्रवस्था, उसके बाद दूसरी इसकी प्रवस्था होती है वृद्धि प्रवस्था, ठीक है। ये आपको इसका रेखा चित्र बना देना है, डायग्राम, ठीक है, ये बना देंगे। उसके बाद देखिए वृद्धि प्रवस्था होती है, परिपक्व प्रवस्था होती है, उसके बाद स्पर्मेटिड का कार्यांतरण, और यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन हो गया। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम का आंसर, तो देखिए डाउन सिंड्रोम से यहाँ से देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है, जब कभी किसी व्यक्ति में गुणसूत्रीय विकृति के कारण 21वें जोड़े पर काय गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इस ऐसे व्यक्ति में 42+2 यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का ललाट चौड़ा होता है, गर्दन मोटी होती है, ठीक है, नेत्र तिरछे होते हैं। इस प्रकार से इसका देखिए पूरा वर्णन आप कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसमें सेंट्रल डोग्मा को लिखिए। सेंट्रल डोग्मा को लिखना है। तो सेंट्रल डोग्मा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो देखिए सेंट्रल डोग्मा को लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको मैं बता दूं कि यह जो प्रश्न है आपके किसी एक ज़िले के पेपर से संबंधित है, और यदि आपको सभी ज़िले से जो क्वेश्चन है वो यदि आप चाहते हैं तो बने आपसे, तो इसके लिए क्या करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो हैं उनको तो आपको पूरा देखना ही है। साथ ही मैंने ऑलरेडी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड करा रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टिक लगे हुए हैं ना, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। चैनल प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से आप देखेंगे तो सभी आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको जरूर देखना। उसके बाद देखिए सेंट्रल डोग्मा हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा हो गया। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, तो देख लीजिए, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, 4 अंतर कर लेंगे। उसके बाद देखिए बायोगैस संयंत्र का संरचना चित्र सहित समझाइए। उसकी संरचना 3 नंबर का प्रश्न है। बायोगैस संयंत्र आपको चित्र सहित समझाना है, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, बायोगैस संयंत्र, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बायोगैस संयंत्र का चित्र सहित इसकी व्याख्या करनी है। यहाँ से आप कर लेंगे, पूरा इसका जो डायग्राम है उसको बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना लेंगे, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाएगा बायोगैस संयंत्र,
ठीक है। और डायग्राम अच्छे से कर लेना इसका, ये हो सकता है चित्र ही पूछ ले कभी कभी, ठीक है। उसके बाद देखिए शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट करना है। तो 16वां प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं। तो देख लीजिए शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर, ठीक है। लंबी शीत निद्रा की परिचायक होती है शीत निष्क्रियता, और लंबी ग्रीष्म निद्रा की परिचायक होती है ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। तो बहुत कम ताप वाली होती है और बहुत अधिक ताप वाह शुष्कता से बचने हेतु समय से पलायन। तो इसका यहाँ तक लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ का उदाहरण भी देखिए, दुबरी भालू जो है वो जाते हैं शीत निष्क्रियता के अंदर, और मेढक उभयचर जो हैं वो ग्रीष्म निष्क्रियता के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता की अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण आपको इसमें लिखना है, ठीक है। जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर बता दें। तो जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण यहाँ से आप देख सकते हैं। जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण है, इन पौधों के बाहर त्वचा पर उपत्वचा का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है तथा जड़ें छोटी होती हैं, शाखा रहित होती हैं। बॉल्फियर नामक आवृतबीजी पादप में तो जड़ों का अभाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका देख लीजिए जलीय जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं, किस प्रकार से उनमें रूपांतरण हो जाता है उनकी जो उनका बॉडी है उसमें, ताकि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। निमग्न पौधे में पत्तियां पतली हो जाती हैं, तो इस प्रकार से इनके सभी आपको पढ़ लेना है, कोई 4 से 5 जरूर लिख के आएँ, ठीक है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ तक। और उसके बाद देखते हैं अगला, इसमें पूछा है डार्विनवाद क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डार्विनवाद, समझाना है विस्तार से, 4 अंक का प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर है डार्विनवाद। यहाँ से आप करेंगे, डार्विन ने बताया कि अनुकूल और लाभदायक विभिन्नताओं के कारण ही जीव अपने वातावरण के अनुकूल सफलतापूर्वक ढालने में योग्य होता है। यही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। जिस प्रकार से इसका डार्विनवाद आप पूरा कर लें, डार्विनवाद के साथ ही आपको लेमार्कवाद भी करके रखना है, ठीक है। वो भी आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो डार्विनवाद तो जरूर करना है, उसके साथ ही लेमार्कवाद भी कर लेना है, ठीक है। और लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर ये भी आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। लेमार्कवाद डार्विनवाद में अंतर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, इसमें डीएनए एवं आरएनए में अंतर, कोई 4 अंतर। तो ये तो ही ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर हमें लिखने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 अंतर दिए गए हैं, कोई 4 आप जरूर कर लें, ठीक है ना। पहले तो एक ही हो जाएगा कि इनका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक इसका फुल नेम होता है, इसका फुल नेम हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक, ठीक है। और इस प्रकार से इसका पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। इसमें थाइनिन के स्थान पर यूरिसिल पाया जाता है, ठीक है। और इसके प्रकार भी लिखे हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए। तो इस प्रकार से सभी आप समझा सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग की महत्वता, उसके 5 उपयोग लिखिए। तो चलिए देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका चलिए देख लेते हैं आंसर। तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से आप करेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की महत्ता, उसके 5 उपयोग लिखना है। तो सुजनने की, ठीक है। और यहाँ पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, चिकित्सीय उपयोग है, ठीक है, चिकित्सीय उपयोग हो गया। और उसके बाद देखिए जीन संरचना, ठीक है, अब व्यक्ति में परिवर्तन होता है, चौथा देख सकते हैं इसमें, 5वां कृषि क्षेत्र में। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। अब रहा इसमें, कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंसुलिन का निर्माण। और कृत्रिम रूप से जो इंसुलिन बना था उसका नाम, सबसे पहला जो इंसुलिन बना था उसका नाम पता है आप लोगों को, मैंने बताया था आप लोगों को, ह्यूमुलिन, ठीक है। ह्यूमुलिन जो था प्रथम इंसुलिन था जो बना हुआ था, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया था। तो इंसुलिन का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है कृत्रिम रूप से, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। चलिए देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, फिर देखिए इसको आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्षे और चेज का प्रयोग लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में जब एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांत पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वर्णांतता की वंशागति को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देख लीजिए, इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्षे एवं चेज के प्रयोग को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से आप लिखते जाएंगे और इतना हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा उसके हिसाब से लिखना भी होगा। और फिर यहाँ से आप पूरा देखिए समझा देंगे, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ का प्रयोग, इसका डायग्राम वगैरह सब बना सकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अथवा में पूछा है एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांत पुरुष से होता है, तो इसका आंसर यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले सामान्य स्त्री को हम ले लेंगे और वर्णांत पुरुष को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णांत पुरुष को ले लेंगे। ठीक है, और सामान्य स्त्री को ले लिया। तो देखिए इसमें से एक जब क्रॉस कराया जाता है तो वाहक जो पुत्री है, ठीक है, वाहक पुत्री और यहाँ पर सामान्य पुत्र। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर बाई लेना चाहिए, इसमें एक्स एक्स लिखा है तो इसमें बाई ले सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिए बाई हो जाएगा क्योंकि एक्स बाई ही होता है पुत्र में। ठीक है, और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर इससे एक मिलेगा तो यहाँ पर बाई और यहाँ पर एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, वाहक पुत्री, हाँ ये तो सही है, यहाँ पर होगा बाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये आपका बना लेंगे। और इसमें देखिए 50% संतानें सामान्य होंगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पेपर के वीडियो में, क्योंकि आप सबको पता है कि पूरा हमने देख लिया है प्रश्न। और पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना।